अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अफसा कोमल। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो डील करके यानी लाडला बनकर इक़्तिदार में आ रहे हैं और इत्तलात के मुताबिक ये इल्ज़ामात मियाँ साहब को बहुत सता भी रहे हैं, वो खुश नहीं हैं इन इल्ज़ामात से। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, अगरचे उन्होंने अपना लहजा थोड़ा नरम रखा हुआ है आजकल, लेकिन बिलावल साहब ने वही इल्ज़ामात आज दोहराए हैं। थरपारकर में जलसा किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से और बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा कि हमने 5 साल एक सिलेक्टेड को बर्दाश्त किया, अब किसी को सिलेक्टेड कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा कि हमारे दोस्त भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि पीटीआई की नकल करके इलेक्शन जीत जाएंगे तो उन्हें उसका 8 फरवरी को इलेक्शन में जवाब दिया जाएगा। ये बिलावल साहब ने नून लीग के ऊपर नाम लिए बगैर तनकीद की है। पीटीआई के लिए तो हालात ही अक्सर मुख्तलिफ हैं। उनके रहनुमा हामिद खान साहब का बयान है, वो ये कहते हैं हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है इलेक्शन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो दूर की बात है। इस सब में निगरान हुकूमत, वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रही हूँ, वो भी पीछे नहीं रही है। सदर मुमलिकत ने एक लेटर लिखा था, आप जानते हैं कि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से उन्होंने कहा था, निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब को जो ख़त लिखा उसका जवाब देने के लिए निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने सामने आए। उन्होंने कहा कि ये जो ख़त है उसका जवाब तो ख़त के साथ ही दिया जाएगा, लेकिन साथ ही मशवरा दिया उन्होंने आरिफ अलवी साहब को कि आप एक पार्टी के, आप मुल्क के सदर हैं, एक पार्टी के सदर ना बने आप, बल्कि अपने ओहदे की ताज़ीम का ख्याल रखा जाए। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या एक तो ये बात भी होगी कि निगरान हुकूमत ख़त के ज़रिए भी इसी किस्म का जवाब देगी जो सोलंकी साहब ने हुकूमत की तर्जुमानी करते हुए दिया। दूसरी तरफ जो पीटीआई है उनके हवाले से एक ये भी हौसला शिकन खबर ही है जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से आई, जहाँ पर जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह को नया निगरान वज़ीर आला लगाया गया है, मुकर्रर किया गया है। उनका जो सिलेक्शन है वो भी इसी बेसिस के ऊपर हुआ जो वहाँ पे महमूद खान साहब हैं उनकी तरफ से और JUI के अकरम दुरानी साहब ने किया इंतखाब। आप जानते हैं जैसे राजा रियाज साहब विफाक के अंदर थे, पीटीआई से फासला इख्तियार किए हुए और सख्त मुखालफत करते हुए उन्होंने विफाकी जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं उनका इंतखाब किया और यहाँ पर इसी किस्म की सूरत हाल सामने आ रही है। तो ये जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्योंकि पीटीआई की तरफ से अब कहा जा रहा है कि इस मामले पर हम अदालत जाएंगे, तो पीटीआई के लिए क्या हालात साजगार हैं? जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो इस वक्त इस जगह पर हैं कि मियाँ साहब एक तरफ MQM से इत्तेहाद कर रहे हैं और कल वो पड़ाव करने जा रहे हैं बलूचिस्तान का, जहाँ पर वो अपने माजी के बयानिए से हट कर बलूचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको शामिल करने जा रहे हैं मुमकिना तौर पर, और बाप पार्टी के साथ भी एक मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद को फाइनल करने जा रहे हैं। ये वही बाप पार्टी है, आपकी यादाश्त के लिए, जिसके बारे में नून लीग कहा करती थी कि हम जानते हैं कि बाप का बाप कौन है। तो अब मियाँ साहब कल बलूचिस्तान में मुलाकात करेंगे इन सब से। इसमें एक अहम बयान हमजा शहबाज साहब का थोड़ी देर पहले आया है, वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बुरी बात तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है, सारी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अहम समझे जाते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर हम बात ये करेंगे कि जब ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, ये तमाम सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान की सियासत में इलेक्शन से एंड पहले, तो मियाँ साहब इस तासुर को कैसे दूर करेंगे कि वो लाडले नहीं हैं? क्योंकि ज़ुल्करनैन तार साहब की खबर डॉन में रिपोर्ट हुई थी जिसमें कहा गया था कि मियाँ साहब इस तासुर को ज़ाइल करना चाहते हैं। इसके ऊपर और तमाम इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ कादिर मंदोखेल साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलाल अजहर कियानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। और सांबा स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अतर काज़मी साहब, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आपसे हम वैसे इस मौजू पर कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं, लेकिन आज जो बिलावल साहब ने कहा कि दोस्त पीटीआई की नकल कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसे नकल कर रहे हैं दोस्त, और फिर आप लोगों का जो ये दोस्तों के खिलाफ रद्द अमल है, ये आप लोग इलेक्शन कमीशन या अदालत से रुजू नहीं कर रहे, बल्कि बस सिर्फ एक शिकवे के तौर पे सामने रख रहे हैं, पीटीआई की नकल कर रहे हैं, फिर तो बड़ा संगीन मसला होना चाहिए आपके लिए। जी बहुत शुक्रिया। हम यही कह रहे हैं, सेलेक्टेड पार्ट 2 जो ना वो ट्रेलर चल रहा है आजकल, और आपका सवाल है कि अदालत से रिज्यू करे, कौन सी अदालत से, जिसने 4 साल बाद एक मुजरिम को वो दी है, जमानत दी है, जिसने पिछले मरतबा 6.5 साल बाद एक मुजरिम को जमानत दी है, उस अदालत से जो दुनिया में 139, उस अदालत से जहां बंदा हाजिर नहीं हुआ है, नादरा की टीम एयरपोर्ट पे अंगूठा लगा रहे हैं। किससे रब्ता करूं अदालत से कि एक पाकिस्तान के सफीर जिसे हाई कमिश्नर करते हैं एक मुजरिम को प्रोटोकॉल दे रहे हैं? किस अदालत से रब्ता करूं जहां की सर्विंग DIG
टोपी बना के बेल्ट बांध के तो मैंने अपने जूते नहीं घिसवाने हैं और न मुझे कोई इंसाफ मिलेगा। जब अदालत ने अपने दरवाजे खोल दिए मुजरिम के लिए, जरा मैं पूछना चाह रहा हूं, आइए ना, कराची में सेंट्रल जेल भरा पड़ा हुआ है, मच में, जोब में, दूसरे जगह पे जेल भरे पड़े हुए, साइकिल चोर, बकरी चोर, और ये इलेक्शन कमीशन खामोश बैठी हुई क्या तमाशा देख रही है? ऐसे इलेक्शन करवा के आप एक सेलेक्टेड पार्टी को बिठा देंगे, मानेगा कौन? पश्तो में कहावत है अब साहब, मंदोखेल साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि मियां साहब की वजह से आपका अदालतों के ऊपर से एतमाद उठ गया है मंदोखेल साहब? देखिए, आपको अदालतों का हाल मैं आपको बता दूं, दुनिया में 139, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। 342 की असेंबली ने एक कमेटी बनाई मेरे सरबराही में, हमने 4 साल से जो लोग हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक ही ऑर्डर पे सबको रिवर्स कर दिए। 342 की असेंबली, क्या वो तो नहीं पार्लियामेंट बिल किधर गया? साहब, आप बात आप अहम कर रहे हैं, मुझे आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, तो मैं अपनी टीम से दरख्वास्त करती हूँ इसके ऊपर आप जरूर बात कीजिएगा। ये तो बड़ी एक तशवीशनाक बात है अगर आप लोग ऐसा महसूस करें निज़ाम इंसाफ ओवरऑल के हवाले से। कियानी साहब, आपने सुनी है जितनी गुफ्तगू आप मंदोखेल साहब की सुन पाए हैं, एक तरफ मियां साहब की वापसी को हम कई दफ़ा पहले भी डिबेट कर चुके हैं, उनकी वापसी की बात है, लेकिन दूसरी तरफ बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM, GDA अच्छी जमातें ज़रूर होंगी, लेकिन जिसके साथ ये लोग मिल जाते हैं उनके ऊपर ही सवाल उठ जाता है। सो अब मियां साहब उनसे भी मिलने जा रहे हैं, इन जमातों के साथ आप लोगों के कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, ताल्लुकात, तो फिर शिकवा नहीं करे पीपल्स पार्टी तो क्या करे? देखिए, मैं मंदोखेल साहब की कुछ आवाज़ मुझे आई है जी, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो सिर्फ मंदोखेल साहब नहीं चले, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा शिद्दत से ये बातें की हैं, मगर इनकी बाकी कॉलीग्स भी जो हैं वो आजकल उनकी लगता है कि टॉक शोज़ की और कॉन्वर्सेशन का सारा महवर जो है वो नवाज शरीफ ही बन गए हैं। हकीकत ये है, और ये मुझे दुख से ये बात मैं करूँगा, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात पे। क्या जी हम खुश तो हैं। उनके ऊपर पाबंदी थी टॉक शोज के ऊपर बात करने में, जैसे आजकल किसी और के ऊपर है। अर्ज ये है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा सियासत के महवर रहे हैं। वो जो एक शख्स 4 साल मुसल्लत रहा था, उसकी भी तकरीर में से अगर आप नवाज शरीफ निकाल देते तो उसकी तकरीर में कुछ रहता नहीं था। वो वजारत उस्मा पे मुसल्लत होने के बाद जब उतरा, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उतरा, तो उसके बाद भी उसकी तकरीर का महवर नवाज शरीफ ही था। आज मंदोखेल साहब और इनके कॉलीग्स की भी इलेक्शन से पहले अगर टॉक शोज़ पे सारी गुफ्तगू का महवर नवाज शरीफ ही है, तो फिर ये एक उसी बात की कंटिन्यूटी मुझे लगती है, जो एक अनफॉर्चुनेट बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आपने जिस तरह फरमाया कि हम टॉक शोज़ के ऊपर बात करते रहे, नवाज शरीफ साहब की वापसी की भी, नवाज शरीफ साहब की जो एक लीगल स्ट्रगल रही है, मुझे अगेन इस बात का अफसोस है कि एक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले एक स्ट्रगल रही है, पूरी ऑपोजिशन, उस टाइम पे जो ऑपोजिशन थी उसकी जॉइंट ऑपोजिशन थी, उसमें बार बार ये बात पे सब अग्री करते थे, बशमूल पीपल्स पार्टी, कि 2017 में जो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ पनामा का केस हुआ और जो उसके बाद शैम ट्रायल्स हुए, वो एक ज़्यादती थी हमारे निज़ाम अदल के साथ भी, हमारी आवाम के साथ भी, हमारे जमहूरी निज़ाम के साथ भी, और उसके बाद जो 2018 में RTS डाउन करके जो काम किया गया वो भी एक ज़्यादती थी हमारी आवाम के साथ, और उसका खमियाजा आवामी आज भुगत रही है, उसका नुकसान भी आवामी आज भुगत रही है। कियानी साहब, एक और बात भी बताइएगा। नहीं अफसर साहब, इफ यू अलाउ मी, क्योंकि मंदोखेल साहब ने, चले मैं चाह रही थी उसके ऊपर वो भी फिर कानूनी तरीक़ाकार से हो जिसके ऊपर सवाल ना उठे, अगर वो चीजें रिवर्स भी होती हैं, लेकिन नहीं तो आप मुझे बताइए। चले मैं कानूनी तरीक़ेकार पे आपको बताता हूँ। मैं नवाज शरीफ साहब की जो दोनों पेशियां थीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, उन पे मौजूद था, तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब के ही लॉयर ने जो जजेस मौजूद थे उनके सामने बात की थी कि नवाज शरीफ साहब, हम ये चाहते हैं कि ये केस मेरिट के ऊपर डिसाइड हो, सारे के सारे मेरिट सामने रखे जाएं। उधर जब ये बात हुई कि क्या ये केस है कि नहीं, हमने कहा हरगिज़ नहीं जी, हम बिल्कुल चाहते हैं कि मेरिट्स के ऊपर ही ये केस आर्ग्यू हो, मेरिट, और हमने जो अपील की रेजरेक्शन थी वो भी मेरिट्स की बुनियाद पर मांगी, और आगे हम यही चाहते हैं कि मेरिट्स के ऊपर ही इस केस का फैसला हो, चूँकि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जब एक मजाक इस कौम के साथ किया गया, जब नवाज शरीफ को जेल में डाला गया, उसके बाद और उससे पहले जो ट्रायल की गई, जिस तरीके से की गई, और उसकी नाकाबिले तलाफी नुकसानात नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती तौर पे भी उठाए कि आज वो शख्स जब घर आया है तो ना उसकी बीवी घर पे है, ना उसकी माँ घर पे है। और बात कर लेते हैं, ये जो खबर आई है कि आप लोग इलेक्टेबल्स को शामिल करने का फैसला करें, ये किस मसलहत के तहत किया गया? ये कैसा रिवाइवल और कम बैक है मियाँ साहब का कि आप लोगों को इलेक्टेबल्स के सहारे की जरूरत है, और फिर बिलावल साहब कहते हैं आप नकल कर रहे हैं PTI की?
जी देखिए बिलावल साहब, अब मैं अगेन जी पीपल्स पार्टी की लगता है ये एक मीडिया स्ट्रैटेजी बनी हुई है कि शायद वो समझ रहे हैं कि वो इस तरह की बातें करके कोई उनको पजराई मिलेगी। मेरे ख्याल से खाम ख्याली और वो अपनी ही क्रेडिबिलिटी को डैमेज करें ऐसी बातें कर करके। मैं इस बात को फिर से दोहराना नहीं चाहता। बहरहाल हमारा फोकस पीपल्स पार्टी नहीं है जी, हमारा फोकस हमारे इंतखाबात, हमारी तैयारी और आगे के इलेक्शंस हैं। हम इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब 4th टाइम इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के बनेंगे। हम इंशाल्लाह इंतखाबात में कामयाब होंगे। इलेक्टेबल्स के सहारे से। मैं अतर साहब की तरफ जाती हूं, मैं आपकी तरफ आती हूं। देखिए आप मंशूर कमेटी के भी रुकने, आपसे हमें बहुत कुछ जानना है। मैं मुझे इजाजत दें प्लीज अतर साहब, आप प्लीज इसके ऊपर बेशक आगे जाके कंप्लीट कीजिएगा। ये मीडिया स्ट्रेटजी है पीपल्स पार्टी की या कैसी स्ट्रेटजी है, अगर स्ट्रेटजी की हद तक या सियासी तौर पे भी अगर स्ट्रेटजी है जो तनकीद वो कर रहे हैं, जो नवाज शरीफ साहब पे वो तनकीद कर रहे हैं के ऊपर तनकीद देखें, वैसे पीपल्स पार्टी की तरफ से तनकीद बनती नहीं। मैं ऑन सीरियस नोट कह रहा हूँ, कादर मंदोखेल साहब मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं, नाराज़ हो जाते हैं, पर इनकी तरफ से बनती नहीं। अगर ये तनकीद उस वक्त करते ना जिस वक्त ये इक़्तिदार में बैठे हुए थे, या फिर जब जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब काबीना लेके नवाज शरीफ साहब के पास लंदन जाते थे और कहते थे कि अहम मामलात में यहाँ पे मुशावरत हो रही है, तो उस वक्त आइन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उस दौरान तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। कह रहे हैं हम खारजी ताल्लुकात, कई दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बात होती है, खारजा के ताल्लुकात को बेहतर करना था, हमारे वजीर खारजा बैठे तो हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उस वक्त। नहीं वो तो ठीक था, पर खारजी ताल्लुकात में ये भी ज़रूरी था कि जो लीडर लंदन में बैठे हुए उनके पास काबीना जाए, वो भी शायद खारजी ताल्लुकात। तो वही ना इशू ये है कि जहाँ पे जिसको जो सूट करता है वो उसके मुताबिक अपना बयानिया बना लेता है। 16 माह के दौरान अगर वहाँ पे इकनॉमिक कोई प्रोग्रेस हुई है या फिर कोई यहाँ वहाँ पे मसला पैदा हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी। एक भी ऐसा इकनॉमिक फैसला बता दें कि जिसमें पीपल्स पार्टी ने उनसे गिला शिकवा किया हो कि जनाब आपकी पॉलिसी ये ख़राब है या ये आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। अब ये कहना कि जी हमारे तो परवेज़ अशरफ साहब थे, उन्होंने आइन संभाला हुआ था बतौर कस्टोडियन ऑफ हाउस, शाजिया मरी साहिबा गरीबों में पैसे बांट रही थी और इसाक डार साहब बड़े ही जालिम थे, वो गरीबों के ऊपर टैक्सेस लगा रहे थे। ऐसा नहीं है, आप सब लोग कलेक्टिवली। आज बिलावल साहब ने इनकी जमात को नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दिया है और पीटीआई को पाकिस्तान तहरीके इंतशार का नाम दिया है। ये बिलावल साहब की मर्जी है, वो देख सकते हैं, काबिल एहतराम है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जो भी महंगाई हुई, जो कुछ भी वो इन सब ने मिल के हुकूमत की। बाकी देखें यहाँ पे मियाँ साहब के साथ इस वक्त जो सिस्टम अगर कहीं पे उनको सहूलत दे रहा है तो माजी में उनके साथ ज़्यादती भी हुई होगी। यही तो वो चीज़ है कि जब तक ये सहूलत और ज़्यादती का ये जो व्हील है, सर्कल, ये ख़त्म नहीं होगा और आइन और कानून के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, तो आज अगर कोई बेनिफिशरी है तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद वो बेनिफिशरी ना हो, मामला चेंज हो चुके हों। तो ये सियासतदानों को सोचना चाहिए कि दस्तूर के मुताबिक मुल्क चलाना है या अपनी मंशा के मुताबिक। मंदोखेल साहब, अब बड़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि जो भी होगा 8 फरवरी को हम जवाब देंगे, तो आप इलेक्शन में क्या जवाब देंगे? पार्टी का मंशूर दोहराया आज बिलावल साहब ने, रोटी कपड़ा मकान। इस माजी के आपके तमाम लीडरान इसी नारे के ऊपर इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन पूरा तो एक हद से ज़्यादा नहीं हो सका। इसी को कैश करवाया हमेशा मुस्लिम लीग नून ने कि हम अमली मुजाहरा करके दिखाते हैं आवाम के हालात ठीक करने के लिए। तो आज जो बिलावल साहब कह रहे हैं, अतर साहब ये भी कहते हैं कि शामिल थे, महंगाई लीग कैसे कह सकते हैं? बनता ही नहीं पीपल्स पार्टी का तनकीद करना। देखिए अतर काज़मी साहब छोटे भाई है मेरे, वो थोड़ा सा ये फर्क जरूर कर ले कि सियासी लोग चाहे वो 10 कत्ल में मुलव्वस हो, 200 साल सजा हो, तो वो जेल में भी मुलाकात कर सकते हैं, मगर एक हाई कमिश्नर सरकारी अफसर किसी मुजरिम से नहीं मिल सकते हैं। एक डीआईजी टोपी पहन के सरकार की तनख्वाह लेके वो किसी मुजरिम को सलूट नहीं कर सकता है। मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, राणा साहब कर सकता है, हम सियासी वर्कर हैं। तो ये थोड़ा फर्क कर ले सियासी लोगों के मिलाप में और सरकारी लोगों के मुजरिम से मिलाप में, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि 16 महीने की हुकूमत में मुझे हैरत है बड़ी, थोड़ी देर पहले किसी और शो में मैं एमक्यूएम के लोगों के साथ बैठा हुआ था, इन्होंने एमक्यूएम के साथ मुआहिदा कर लिया। आप मुझे बताओ 16 महीने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म था और मेरा और शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब का एक हल्का है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा, मिन्नतें करता रहा कि शहबाज शरीफ साहब तमाम एमएनए के सामने कि अल्लाह का वास्ता मेरा और आपका हल्का पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, मुझे 1-2 पानी की लाने दे दें, ये हल्का पानी हो जाएगा पाकिस्तान की मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची की बात कर रहा हूं। आप यकीन करेंगे 1 रुपए का फंड तो दूर की बात है, सारे एमएनए से मुलाकात करता था, मुझसे पता नहीं क्या चिड़ थी,
मुझसे मिलने से भी इनकार कर रहा था। आप मुझे बताओ, शहबाज शरीफ साहब को मैं राणा साहब से इनके तवज्जो से दरखास्त करूंगा, नवाज शरीफ साहब के, कि आप शहबाज शरीफ साहब को भेज दे, और अगर पार्टी ने मुझे मेरे टिकट बरकरार रखा तो मेरे मुकाबले में जरा बल्दिया टंगूर या एमकेएम शमकेम को भी साथ ले लीजिए, जितने भी लोग हैं। और इससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब 2 साल पहले पीडीएम का कैंडिडेट होकर मैंने बुरी तरह से शिकस्त दी है। मुस्तफा कमाल साहब को मैंने 4थे नंबर पे भेज दिया है। तो ये जो एहतियात और सिंध के ऊपर और ये अलगार, ये ड्रामे पुराने हैं, ये नहीं पूरे होंगे। आवाम जरूर पूछेंगे शहबाज शरीफ साहब की, आपने 16 महीने हुकूमत किए, आपने बाकी पाकिस्तान तो दूर की बात है, अतर काज़मी साहब ठीक है, साहब ये बताइए, अपने हल्के में आपको पता है लाहौर में शहबाज शरीफ साहब का रास्ता जो रोका गया, गाड़ी पे पथराव किए। जरा मैं शहबाज शरीफ साहब को दावत है तो आ जाओ, इंशाल्लाह मेरे हल्के में आपको पथराव कोई नहीं करेगा, मगर आपके सामने ये मसाइल जरूर रखेंगे। ये भी बताइए, मेरे वज़ीर-ए-आज़म रहे, मियां साहब आप ऐसा क्या इलेक्शन के लिए कराची आते हो? बताइएगा, आप इलेक्शन के लिए कराची सिंध आते हो आप लोग, आप उसके बगैर आपको कराची सिंध नजर नहीं आता। ये सारे सवाल आवाम के ज़हनों में। मुझे इजाजत दें मंदोखेल साहब। मंदोखेल साहब, आप क्विकली ये बता दें कि मियां साहब ऐसा क्या करेंगे ये लाडले का तासुर कम से कम आप लोगों की नजरों में खत्म हो? देखिए, हम तो सिर्फ इतनी चाह रहे हैं, अभी तो और 3 महीने बाकी है, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जो शाही प्रोटोकॉल, मैं नहीं कहता हूं पाकिस्तान की अदलियत कहते हैं मुजरिम है, एक मुजरिम को शाही प्रोटोकॉल, और अभी राणा साहब और उनकी पार्टी क्यों खुश हो रही है, बहुत सारे मीडिया के लोग क्यों जो येलो जर्नलिज्म खुश हो रहे हैं, अभी तो वो ना है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला होना बाकी है, और टोटल 3 महीने टाइम रह गया। तो ये जो आइन के इलेक्शन रूल्स में तरमीम करके, इलेक्शन तरमीम करके रूल्स में, वहां आइन का आर्टिकल 62-63 अपनी जगह पे मौजूद है, और उसमें वाजे नहीं है। जब वाजे नहीं होता है तो उसकी तशरीह करती है सुप्रीम कोर्ट। अभी तो जरा सुप्रीम कोर्ट के तशरीह आने दो, उसके बाद उनको जाके आप सुपर लाडला बना के या सेलेक्टेड पार्टी बना के आप जरूर कुर्सी में बिठा दे, मगर उसके बाद अफजा एक बात, उसके बाद ये चीज करे, एमक्यूएम के तारीख में कभी उन्होंने किसी के साथ अलायंस नहीं की है, उसको अलायंस क्यों करना पड़े? तो मैं दावत देता हूं नवाज शरीफ साहब को कि आप शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तमाम पार्टियों से एहतियात करके मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए ये मेरे साथ मुकाबला करते कराची में। क्यानी साहब ये तासुर मियां साहब कैसे जाहिर करेंगे? और दूसरा, मैं ये आपसे बुनियाद मंशूर टीम में भी शामिल हैं अब जो जिसको इस पे काम करने का इस खबर के मुताबिक कहा गया है, सो कंसर्न्स क्या है मियां साहब के इस लकब से? क्योंकि ये अब हमारी सियासत की एक रियलिटी हकीकत बन चुकी है, आम तौर पे लाडले हों तो आप सियासत करते हैं, उस जिस प्रोटोकॉल का मंदोखेल साहब शिकवा कर रहे हैं उसके साथ करते हैं, जब लाड ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आम तौर पे आप या तो जेल में होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं। मसला क्या है? मंदोखेल साहब ने फिर साबित किया जी कि जब दूसरी बारी भी आई तो उनके पास नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई बात करने को नहीं है। चलें, ये पीपल्स पार्टी की शायद अब टॉक शोज़ पे एक हकीकत है। दूसरी बात ये है कि इनकी बातों से फिर से मुझे लगता है कि शायद ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू वाली पॉलिसी अपना रहे हैं, जो कि ये किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और तीसरी बात यह है कि जब ये लफ्ज़ मुजरिम इस्तेमाल करते हैं तो सच्ची बात है, मुझे तो दुख भी होता है, और फ्रैंकली जो भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ख़ासतौर पे जो जमहूरी स्ट्रगल का हिस्सा रहा था 2022 तक, वो मुजरिम होता है। देखिए अर्ज़ ये है, देखिए आज हमारे निज़ाम अदल के साथ ये ज़्यादती है कि आज पनामा का केस स्टैंड करता है। जज अरशद मलिक मरहूम की गवाही के बाद, शौकत अजीज सिद्दीकी की बातों के बाद, आज तक उस जजमेंट का और उसके नतीजे में जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की ट्रायल्स हुई थी उन ऑर्डर्स का स्टैंड करना ही आज तक हमारे निज़ाम अदल के साथ एक ज़्यादती है। पनामा के अंदर एक शख्स को सिंगल आउट करके उसके खिलाफ शैम ट्रायल्स चलाई गई, क्यों नहीं पनामा के अंदर किसी और के खिलाफ कोई भी केस इनिशिएट किया गया? और उनकी हकीकत आज सबके सामने, वो हकीकत सब तस्लीम करते हैं। मगर अगर आज इलेक्शन से पहले आप इलेक्शन की आड़ में अगर पीपल्स पार्टी के किसी और जमात के लोग आके ये बातें करेंगे तो वो अपनी ही क्रेडिबिलिटी खराब करेंगे। और देखिए दूसरी बात ये है कि ये बात जिस मैच्योरिटी के साथ दीगर जमातों ने ऑपोजिशन में अभी 16 माह की हुकूमत में चले थे, एक मिनिमम कॉमन एजेंडा था, एक बड़े मुश्किल हालात में साथ चल रहे थे, मेरी उम्मीद थी कि पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें उसी पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करेंगी। आपने करनी है तो मंदोखेल साहब से कहें कि आप बताएं कि आप आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं, आपके अपने इलेक्शन का क्या लाएमल है, क्यों ये इनके पास ये तनकीदी उनका मंशूर, इनका मंदोखेल साहब का तो मंशूर अभी है कि नवाज शरीफ पे और पीएमएल पे तनकीद करो। ये तो वही काम है जो पीटीआई करती थी, तो इनमें और उनमें क्या फर्क रह गया? फिर अगर तो ये चाहते हैं कि यही उनकी शनाख्त हो तो फिर ये 100 बिस्मिल्लाह ये काम करें।
देखिए जी, मैं मंदोखेल साहब कर दें, चले आप जो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहें मंदोखेल साहब कर दें आप रिस्पॉन्ड। जी जी, ये भी पीटीआई वाला काम है, कता कलामी करना, करें। एक दूसरे, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर पीटीआई की नकल का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मंदोखेल साहब आप कर मैं सबसे पहले अपना जो मेरे पार्टी के मशहूर के अलावा जो मेरे हल्का जो आज शहबाज शरीफ साहब को मैं करूं, 9 अरब 20 करोड़ के तरक्याती का मंजूर किए पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सीवरेज के और पानी के और गैस के लाने बिचारों यूनिवर्सिटी मंजूर करा है। वहां पे मैंने लोगों के नादरा के कार्ड बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए मैंने खिदमत की है। आपकी पार्टी ने क्या की है और किस तरह आएंगे? पार्टी की कारकर्दगी की बात करें ना मंदोखेल साहब, कियानी साहब पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ अपने इलाके की बात तो नहीं की जा रही यहाँ पे। सुन लो, वही पार्टी की कारकर्दगी ये है कि मैं चैलेंज करता हूं तमाम मीडिया के दोस्तों को कि ये साबित करें कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल और इलाज सिंध में हो रहा है, जहां दिल के अस्पताल की सूरत में जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हॉस्पिटल कहते हैं, वहां जो ना बेनजीर ट्रॉमा सेंटर के नाम पे 14 मंजिला 15 मंजिला बिल्डिंग कराची में काम कर रही है। उसके अलावा ट्रांसप्लांट गंबर ट्रांसप्लांट जो हमारे खैरपुर में है, दुनिया की बेहतरीन, यानी अमेरिका से भी एक खातून आई थी, आपकी मीडिया ने देखा है, और बहुत सारे हमारे वो सिस्टम है जो हमने सिंध में इंट्रोड्यूस किया। इसके बावजूद कि हमारे फुल फ्लज 15 साल नहीं थे, हमारे साथ आधे टेनओवर में एमक्यूएम थी, वजारत एमक्यूएम के पास थी, 14 साल गवर्नर एमक्यूएम के पास थे। ये सारे लोग हैं अभी ये बातें कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि आप, हमें सिर्फ ये गिला है अदालतों से, वैसे कानून के तालिब इल्म कि एक मुजरिम को, मैं नहीं कहता हूं कियानी साहब की बात गलत है, गलत केस होगा, मगर गलत केस को तो फेस करना पड़ता है। इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में, कागजों में, जजमेंट में तो मुजरिम है, तो एक मुजरिम को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? तो अब मुझे बता दो, आपने ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड तो बना दी, आप आवाम में क्यों नहीं आ रहे हो? आप आवाम में, लाहौर में शहबाज शरीफ साहब गया तो उसके क्या असर कर दिए आपको नहीं पता? उनकी गाड़ी के गिराव करके शीशे नहीं तोड़े गए। आवाम में आने का क्या लाहेअमल होगा उनका? मुझे ब्रेक की तरफ जाऊंगी मंदोखेल साहब, पाकिस्तान के दूसरे हल्कों में जाए तो पता चल जाए उनको। चले, मैं अब वो कब क्या उनका प्लान स्ट्रेटजी है अवाम में जाने के बाद कियानी साहब से जरूर पूछेंगे। इल्ज़ाम के जवाब में इल्ज़ाम एक बहस है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अतर साहब से भी उनका तज्जिया ब्रेक के बाद हासिल करूंगी, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं मियाँ साहब के कंसर्न्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं मीडिया में कि वो नहीं चाहते कि उनको इस इलेक्शन में जाते हुए लाडला का जो उनको खिताब दिया गया है वो उनके साथ मौजूद रहे। अथर, आपके ख्याल में, अब बहुत इसके ऊपर बात तो हो गई, लेकिन इस हकीकत को या तो लाडले वाली तस्लीम कर लिया जाए, क्योंकि चीज़ें, सिस्टम्स और जो तरीक़ाकार है हमारे मुल्क के चलने का, वो तब्दील तो होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, या फिर मियाँ साहब के पास कोई ऑप्शन है स्टैग को खुद से हटाने का? उनकी पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठी, शायद खान अब्बासी साहब उसके अंदर हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी उनका डॉन पे इंटरव्यू चल रहा था, वो ये कहते हैं कि या तो मियाँ साहब ऐसी हुकूमत ना ले, उससे मना कर, ये तो हमें मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो क्या करें मियाँ साहब फिर? देखिए, मियाँ साहब अपनी सियासत करें। टू बी ऑनेस्ट, अगर बड़ी जमात के बड़े लीडर हैं, किसी को कोई इसमें दो राय नहीं है। देखिए, हो सकता है समटाइम आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाती है, समटाइम ज़्यादा हो जाती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो जाए, नून लीग हो जाए, ये दो बड़ी मेन स्ट्रीम जमातें हैं। लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि चाहे मियाँ साहब हों या जरदारी साहब हों, पीपल्स पार्टी हो, ये मिल के भी इलेक्शन लड़ें तो ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये 2/3 अक्सरियत ले सके, इसलिए कि जो 16 माह के दौरान जो हुकूमत की परफॉर्मेंस रही है वो हमारे सामने है। अब उसमें जो मौशी पॉलिसीज़ थी वो इसहाक डार साहब चलाते रहे, उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब चलाते रहे, तो अब मियाँ साहब कौन सी कोई ऐसी नई शख्सियत लेके आएंगे? मेरी तो ख्वाहिश है कि मेरे भाई बिलाल अजहर कियानी साहब इंशाल्लाह वज़ीर ख़जाना बने इस दफ़ा, इसलिए कि ये भी मौशी टीम आपके आबाई इलाके से आप वोट डालेंगे, इनको जाके तो शायद बन ही जाए। आपका एक वोट 100 वोटों के बराबर होगा कियानी साहब के लिए। यंगस्टर हैं, नौजवान की आदत है, आगे आनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग आए, इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, तो मेरे ख्याल में तो नया ब्लड है। अब ज़रूरी है कि इसहाक डार साहब या जो है जहांगीर तरीन साहब या खान साहब की जमात के अंदर भी वो पुराने लोग लेके आए कि वही हल निकालेंगे, नए लोग आए, नई क़यादत सामने आए, वो मसाइल हल करें, आम लोग आए मेरे जैसे, जिस तरह हमारे कादर मंदोखेल साहब जो हैं, दीगर लोग हैं, आम लोग हैं, वो आम लोगों के मसाइल को समझते हैं, तो मुझे तो इसमें कोई नहीं है। पर मियाँ साहब का इशू ये है कि मियाँ साहब उस लीड को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें तकरीबन हमारी तमाम सियासी जमातों की क़यादत शामिल होती है, और उनका एक डिस्कनेक्ट है पाकिस्तान के अवाम के साथ और यूथ के साथ। देख लेना, आप अलमिया देख लें कि एक 71 साल का शख्स है और यूथ ने उसके साथ अपने आप को एफिलिएट किया हुआ है,
हालांकि वो बुजुर्ग शख्स है। क्या वजह है कि यूथ इनके साथ एफिलिएट नहीं हो रही है? कुछ ना कुछ। और तो वैसे ये भी एक बड़ा अलमिया है कि जो इतने यंग लोग, आप अगर खान साहब की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक यूथ के लिए किया भी नहीं। उनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी जिसको हम कहें कि खा वो जिस प्रोफेशन से, वो क्रिकेट से उनका ताल्लुक था ना उनके लिए, अगर आप खेल से मुंसलिक लोगों से बात करें या अगर यंग लोग हों, उनका तो एहसास महरूमी मौजूद ही रहा। नौजवान का मुल्क से जाते रहे उनके दौर। देखिए, अगर अवाम की कोई भी ग्रीवियंस हो वो उस ग्रीवियंस का इजहार वोट के जरिए करते हैं ना। देखें, जिस तरह तो खान साहब की हुकूमत थी, हर दूसरा ज़िमनी इलेक्शन वो हार जाते थे। क्यों? इसलिए कि डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद हालात तब्दील हो गए, इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी है। तो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सियासी जमातों में उतार चढ़ाव आता रहता है। अगर आप अपने असूलों के ऊपर बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज कर लें तो उससे फिर जो है ना जमहूरियत का नुकसान होता है। ये वो चीज़ है जो सारी सियासी जमातों को। यानी साहब, यही तो एक मसला आपकी पार्टी को पेश नहीं रहेगा। अब आप क्योंकि जब मंशूर के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो आप समझते हैं कि एक ये इशू आपके लिए भी होगा कि आप लोग जैसे लोग हों या जैसे अतर साहब जिस इन जनरल जो बात वो कर रहे हैं, ना कि इलेक्टेबल्स जिनके ऊपर अब आप, मरियम साहबा के बयानिए की भी नफी होगी। वो कह रही थी किसी सूरत ये जो इलेक्टेबल्स हैं या लोटे हैं उनकी हमारी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है, ये उन्होंने गालिबन कहा था। दो अलग बातें हैं। जो आपने मंशूर की बात की, आपने देखा जी कि हमारी पार्टी की एक मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, उसको आगे फिर मज़ीद सब कमेटीज़ में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स। और इसके अंदर फिर अब पार्टी एक ये भी एफर्ट कर रही है, वी आर डिवाइजिंग अ मैकेनिज़्म जिसके तहत आवाम से भी बराह रास्त इसमें जो राय है मंशूर के मुतल्लिक डायरेक्टली भी हम उनसे ऑब्टेन करें। तो देखिए, एक कोशिश यही है कि जिस तरह पहले हमेशा PMLN ने पिछले 3 दिहाइयों में ख़ास तौर पे मुआशी तौर पे डिलीवर किया है, इस दफ़ा भी एक इकनॉमिक प्लान मुरतब करें जो कि हक़ाइक़ पर मबनी हो और जिसमें आवाम की राय भी हो। तो उसके लिए तो जी मैंने हमेशा पार्टी के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम द वेरी टॉप लीडरशिप और बाकी जो हमारे सीनियर्स भी हैं, एक हमेशा एक ओपन एनवायरनमेंट रही है जी। हम सबको अपना मौक़िफ़, अपना ओपिनियन पेश करने का, अपनी तजावीज़ पेश करने का मौका मिलता है। डिबेट, एक हेल्थी डिबेट होती है। उसके बाद यकीनन जो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है और लीडरशिप है, दे मेक द अल्टीमेट डिसीजंस जिसके ऊपर सब इत्तफाक करते हैं। मगर एक कंस्ट्रक्टिव और एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम सबको अपनी बात करने का मौका मिलता है। मुझे हमेशा मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं नवाज़ शरीफ साहब और पार्टी की सारी लीडरशिप का बेहद मशकूर हूँ। तो ये आगे आप देखेंगे किसी के नतीजे में हमारा मंशूर का जो अमल है वो तय पाया जाएगा। दूसरी बात जो आपने की, देखिए जब इलेक्शंस आते हैं तो हमारी तो बुनियादी तौर पे हमारे अपने कैंडिडेट्स ऑल अक्रॉस द कंट्री दीगर हलकों पे हैं, पंजाब में बिलखसूस और अदरवाइज़ भी अक्रॉस प्रोविंसेस हमारे दीगर हलकों में हैं कैंडिडेट्स। मगर जब इलेक्शंस आते हैं तो ऑन अ सीट बाय सीट बेसिस या सर्टेन सीट्स के ऊपर आप कुछ अलायंसेस फॉर्म करते हैं। तो देखिए, ये एक नेचुरल अमल का हिस्सा है। दीगर जमातों में कुछ शमूलियतें भी होती हैं, कहीं पे कोई पार्टी के साथ अलायंस होता है, तो ये एक इलेक्टोरल प्रोसेस का नॉर्मल हिस्सा है और उसमें हम भी वही कर रहे हैं जो उसमें कोई जो पीटीआई कर रही थी, जो पीटीआई कर रही थी और जो सब करते हैं। नहीं, पीटीआई तो हल्कों से 18 में कैंडिडेट भी खड़ी कर रही थी। तो पीटीआई मतलब कि इसका इस चीज़ से कोई उस तरह की कोई कंपैरिजन नहीं है जी। देखिए, पीटीआई ने तो आरटीएस डाउन किया था। पीटीआई तो उन बैसाखियों के सर पे आई थी जहाँ पे उनके लिए एक सिस्टम डाउन किया गया, जहाँ पे उनके लिए पहले धरने करवाए गए, उनके लिए कुर्सियां लगाई गई, उनके लिए देगे पकाएंगी, उनके लिए नवाज शरीफ साहब को जेल भेजा गया, वजारत उज़्मा से हटाया गया। तो देखिए, देयर इज नो कंपैरिजन। आगे बढ़ती हूँ मैं। मंदुखेल साहब बलूचिस्तान में पड़ाव करने जा रहे हैं मियाँ साहब, और आपका भी गालिबन बलूचिस्तान से ताल्लुक है। तो ये मैं जानना चाहूँगी, आपके 3 सीनियर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो ये कहते हैं कि कोई जगह नहीं है नून लीग की बलूचिस्तान में। तो बलूचिस्तान में तो नून लीग एक बार हुकूमत भी बना चुकी है और उसके अलावा भी ये कोई इतनी अचंभे की बात तो नहीं है मियाँ साहब का, और जब खुद बजाते खुद जाएंगे तो उनको बहुत बेहतरीन रिस्पांस भी मिल सकता है। तो आप लोगों का गुस्सा इस बात का तो नहीं है कि जरदारी साहब की मेहनत ज़ाया हो गई है जो उन्होंने बलूचिस्तान पे की थी? देखिए, इनका जो बलूचिस्तान का सदर है वो मेरे कौम का है, जाफर खान मंदोखेल साहब, जो बुरी तरह से पिछला इलेक्शन हार चुका है एक आम आदमी से। ठीक है, आम आदमी से, आजाद उम्मीदवार से बल्कि। ठीक है, बाद में वो बाप पार्टी में शामिल हो गए, मिठा खान काकड़ साहब उसका नाम है। आप मुझे बताओ, बाकी लोगों का आप अंदाजा लगा ले। हमारे साथ सनाउल्लाह जहरी साहब है, सरदार अब्दुल कादिर बलोच साहब है, बड़े नामी गरामी वहाँ पे की फिगर है हमारे, और हमारे जमाली फैमिली के है, हमारे रोजी खान काकड़ साहब है, एक फिगर है। और फिर अगर नून लीग इतनी
कॉन्फिडेंट है, तो तमाम बालूचिस्तान सिवाय पीपल्स पार्टी के सबसे वो एहतियात क्यों कर रहे हैं? चाहे जमीयत हो चाहे बाप पार्टी हो, तो वो अकेले क्यों नहीं लड़ रहा है? इसी तरह सिंध में वो एमक्यूएम से और एमक्यूएम को इनसे क्यों एहतियात करने की जरूरत पड़ रही है? तो इसका मतलब ये है कि उनको भी लग रहा है कि वहां पे हमारी दाल नहीं गली है। और मैं आपको अक्सर बता दूं, अवाम बड़ी बाशऊर है, आम आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, वो ये जानते हैं सोशल मीडिया के जरिए टीवी देखने का मौका मिले या ना मिले, उनको पता है कौन कैंडिडेट काम कर रहा है, कौन सी पार्टी काम कर रही है, कौन से लोग काम कर रहा है। नवाज शरीफ तो अभी भी अदालतों में सरेंडर करने के लिए नहीं आए, फिर क्यानी साहब बोले कि इसका नाम क्यों ले रहे हैं? मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, ये तो इलेक्शन लड़ने के लिए आता है, ये तो वज़ीर आज़म बनने के लिए आता है, सिंध में जो ना इलेक्शन लड़ने के लिए आता है। इससे वो इनकार भी नहीं कर रहे हैं मंदोखिल साहब, वो यही कह रहे हैं वो इलेक्शन लड़ने अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मुमकिन तौर पर आए हैं। इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे कि वो लंदन में बैठ के अफसा एक सजा याफ्ता शख्स ये कहता है कि मैं लिख के देता हूं मैं अगला वज़ीर आज़म हूंगा। ओ भाई, आपको आपके राणा सनाउल्लाह ने पीडीएम की हुकूमत के दौरान आपकी जमात कहती थी आप लिख कर देते अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे। वो केसेस की बात एक तरफ है, लेकिन सियासी बयानी के तौर पे तो आप लोग आज ही नाम उनका बतौर प्राइम मिनिस्टर ही ले रहे हैं। सुन ले, आप सब सुन ले। देखो, मैं फिर थोड़ी सी आपके मुकाबले में जर्नलिज्म कुछ नहीं जानता हूँ, थोड़ा सा फर्क तो रख ले। एक शख्स खुद कह रहे मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, एक कादिर खान मंदोखिल पीपल्स पार्टी की जालिया करेगी, बिलावल वज़ीर आज़म बनेंगे। फर्क है इन बातों में। वो आदमी जो एक सजा याफ्ता लंदन में बैठ के उनके रहनुमा ख्वाजा आसिफ राना सनाउल्लाह कहता है जीरो रिस्क होगा तब आएगा, तो वो किस कॉन्फिडेंस से, कौन से इशारे पे, कौन सी एम्पायर की उंगली पे वो पाकिस्तान आ रहा है और लिख के भी देता है कि वज़ीर आज़म बनूंगा? तो ये सारी चीजें सारे साहब, मैं ये कहते हुए एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी कि आपकी ये बातें कहने से क्या फर्क पड़ेगा मंदो। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ये बातें आपकी हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इन सब बातों को ऑन कर रही है मुस्लिम लीग नून। शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे। हमजा साहब के बयान पे मैं चाहती हूँ कि हमारे आज के मेहमान बात करें, जो उनका रीसेंट स्टेटमेंट है, लाहौर में सहाफियों से उन्होंने गुफ्तगू की है। शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। मैं क्यानी साहब आपसे स्टार्ट करती हूँ। हमजा साहब का एक बयान कोट हुआ है थोड़ी देर पहले मीडिया पे, आज गालिबन उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की है लाहौर में। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात तो अच्छी बात है, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट अहम किरदार अदा करती है, तो वो फिर पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी इसी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर लिया जाता। उस वक्त आप लोगों ने बड़ी तनकीद की, कहीं नाम लेकर शख्सियात के, कहीं ओवरऑल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो ये रवैया उस वक्त हमें क्यों नज़र नहीं आया? जी देखिए, बात बुनियादी तौर पे एक है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून हमेशा कंसिस्टेंट रही है कि 2017 में गैर आइनी तरीके से नवाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया, फिर उनको पार्टी की सदारत से हटाया गया, फिर जेल भेजा गया और एक और गैर आइनी तरीके से एक शख्स को फिर वज़ीर आज़म मुसल्लत किया गया और फिर वज़ारत उज़्मा पे उसको रखा गया, उसको नवाले, उसको बना के उसमें मुँह ना सिर्फ डाले गए बल्कि उसको फिर चबाने में भी उसको मदद दी गई। तो देखिए, वो जो गैर आइनी काम था और उसमें जो लोग मुलव्वस थे, चाहे वो जिस भी इदारे से हों, वो तो देवर इन द रॉन्ग और वो इस कौम के मुजरिम हैं और वो कौम के तारीख के कटहरे में हमेशा खड़े रहेंगे। तो इसकी क्या साहब, उनकी डेफिनेशन भी यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात की वजह से, जिसको आप निवाले खिलाना कह रहे हैं, और फिर उसी की बेसिस के ऊपर आप सबका खात्मा किए बैठी थी पीटीआई दिल के अंदर, और वो सब अच्छे ताल्लुकात की बेसिस को ही बताया जाता था, जिसको वन पेज का नाम उन्होंने दिया। हमजा साहब इसको अच्छे ताल्लुकात का लफ्ज नाम देखिए, बात यह है कि क्या आइनी और गैर आइनी की तफरीक तो हमने रखनी है ना जी। तो गैर आइनी जो काम हुआ उसके अंदर जो लोग मुलव्वस थे, जब एक शख्स को गैर आइनी तरीके से इलेक्शन जितवाया गया, उससे पहले एक हुकूमत को और वज़ीर आज़म को हटाया गया गैर आइनी तरीके से, तो देखिए वो तो एक जुर्म है। तो देखिए, आप इसलिए इस चीज़ के साथ मवाजना करना कि हमारी जो 16 माह की हुकूमत थी उसके अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने और एक कोलिशन गवर्नमेंट ने सारे इदारों को, स्टेक होल्डर्स को, रियासत के सारे सतूनों को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एक मैच्योर तरीके से उनसे डील किया है और उनको साथ लेके चले हैं, तो उस बात का मुवाजना उस चीज़ से नहीं बनता जो 2017 में और 18 में हुई और जो 2018 से 2022 के दरमियान हुई। तो ये तफरीक रखनी ज़रूरी है। ये इक्विवेलेंस करना इन दो चीज़ों की, आई थिंक देयर इज़ नो मेरिट टू इट जी। चलें जी, मंदोखिल साहब, अब आप अगर पीटीआई के ऊपर भी कुछ तबसरा कर दें,
पीटीआई के लिए हालात नासाजगार ही होते जा रहे हैं। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में भी अब सीएम जो नए निगरान सीएम आए हैं उनके लिए मुशावरत महमूद साहब से की गई, जो उनके फासले सब जानते हैं पीटीआई से बरकरार हैं, रहनुमा उनके कैंपेन करने की पोजीशन में नहीं है, तो क्या करे पीटीआई, उस पर भी कुछ बात करें। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का जो वज़ीर आला का प्रोसेस था वो आइन साइलेंट इस हवाले से उसमें मजीद नहीं लिखे कोई बंदा अगर दुनिया से चले जाए तो क्या होना है, तो यकीनन उन्होंने पुराना प्रोसेस जो है ना वो अडॉप्ट किया है। वहाँ पीटीआई की मुखालफत बनती नहीं है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं हम तमाम पार्टियों की लेकर रहे हैं इंक्लूडिंग पीटीआई। पीपल्स पार्टी के दौर में अगर आप जरदारी साहब का दौर देख ले 2008 से 2013 तक एक भी सियासी कैदी नहीं था। आज भी हम यही चाहते हैं, यही मुतालबा करते हैं कि सब सियासी कैदी जो है ना उनको इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने दिया जाए और उनकी जो निशान है या उनकी पार्टी है मैदान में मुकाबला करे, चाहे हम करें, नून लीग करे, तमाम करे। देखिए, अब इलेक्शन के बाद फिर अगर पीटीआई प्रोसेस से दूर हो गई है तो आप ये समझ लो कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। आप खुद मुझे बता दे, हम तो चाहते हैं ठीक है अवाम में मुकाबला कर ले, तो ये अवाम से डरने वाली पार्टी कौन सी है, वो उसकी निशानदेही जो है ना वो तो सबको पता है कि कौन सी है। लेकिन हम तो पहले दिन से मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख, पीटीआई भी कह रहे इलेक्शन की तारीख, अब मौलाना साबित इलेक्शन की तारीख की बात कर रहे हैं, मगर नून लीग नहीं कर रही है। नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान 4 साल बाद आके तारीखी खिताब की है, मेरे हिसाब से तारीखी तक के पहली मरतबा 4 साल बाद आ रहा है इलेक्शन के लिए, उन्होंने इलेक्शन को मुतालबा नहीं किया। तो आप मुझे ये बता दो कि इस सूरत में मैं ये समझ रहा हूँ और आज जो चीजें हो रही है या जो भी पकड़ दकड़ हो रही है या जो भी केसेस हो रहे हैं, हम कभी भी इन केसों को वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। इवन के नवाज शरीफ साहब के केस को, इवन के राना सनावला, अच्छा आप पीटीआई के केसेस को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरे राना सनावला ने मेरे खिलाफ और मेरे यूनियन के खिलाफ रेलवे के FIR काटा इंसदादी दहशतगर्दी का, मगर फिर भी उस वक्त जब पीटीआई के वक्त में इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ तो मैंने मुखालफत की। मैंने कहा ये केस नहीं हो सकता है, झूठा है। नून लीग ने आपकी पार्टी में से आपको सिंगल आउट करके इतना कुछ आपके साथ किया हुआ है कि एक प्रॉब्लम हो गई है मंदोखेल साहब मेरे लिए एक पार्टी का मौकिफ लेने की, और आपके साथ जाती तौर पे नून लीग क्या करती रही उसको अगर मैं देखने बैठ जाऊं। अथर साहब, क्लोजिंग कमेंट आपसे मैं चाहूंगी, पीटीआई का क्या बनेगा? वकील उनके टिकट दे रहे होंगे, आपकी असेसमेंट अभी तक एज ऑफ नाउ क्या नजर आ रही है? अब वकला में भी काफी वैसे डिफरेंसेस हैं उनकी, कुछ अलग अलग मौके। देखिए, इस वक्त तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सियासी एक्टिविटी से बिल्कुल कटी हुई है, उसको किसी किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है। और ये जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, 2 सूबों के अंदर किसने इलेक्शंस रोके? आपको याद होगा कहा जाता है कि 2022 में इलेक्शंस होने वाले थे, मुज़ाकरात हो रहे थे, तो अब हम किस तरह मान लें कि जिन लोगों ने आइन के मुताबिक 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात नहीं करवाए वो किसी मुज़ाकरात के नतीजे में उन्होंने 2022 में करवा देने थे। 2 सूबों में किसने मुज़ाकरात नहीं करवाए, इलेक्शंस नहीं करवाए? फिर वफाक में इन्होंने क्यों असेंबली वक्त से पहले तोड़ी? क्यों? असेंबली को तो अपनी मुद्दत पूरी करने देते हैं। एक वो भी मरहला आया था जहां पर पीटीआई से बैठकर बातचीत की थी और एक डेट फाइनल होने वाली थी, वो लोग जो उसमें मौजूद थे वो कहते थे, वो बेशक कहते रहे ना, अकल ये नहीं मानती ना, उनसे मुज़ाकरात करके ये कह रहे थे डेट फाइनल हो रही है, चले वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। आगे तो फिर आइन था, जब 2 सूबों की असेंबलियां टूट गई फिर तो आइन कहता है ना कि आपने 90 रोज में करवाना है। इन्होंने आइन की नहीं मानी तो मुज़ाकरात के नतीजे में हम किस तरह मान लें कि ये लोग इलेक्शंस करवाने वाले थे? मंदोखेल साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे थे उसके अंदर मुझे थोड़ा सा ही तासुर मिला कि आपको अभी तक शकूक व शुबहात है 8 फरवरी के हवाले से, ऐसी कुछ बात है? मैं और अथर नहीं कह सकते, हमें जज साहब ने मना किया हुआ है, आप अगर कुछ कहना चाहें इस पे। नहीं, मुझे भी जज साहब ने मना किए, आधी बातें आपसे करूंगा, आधी बातें अपनी बीवी से करूंगा, लिहाजा मैं इस बात पे कायम हूँ कि इलेक्शन होगा, इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख तय हुई है सदर पाकिस्तान रूस में। और दूसरी बात जो पीटीआई के हवाले से मैं एक और बात कहना चाह रहा था कि हमें अभी इसी महीने की 5 तारीख में सिंध में, कराची में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, वहां पीटीआई को अपनी सिंबल समेत आजादाना तरीके से उसको मौका दिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा इलेक्शन में भी पीटीआई को उसी तरह आजादाना तरीके से इसको मौका मिलना चाहिए। कराची में एक जलसा तो करने दें उन्हें। जलसा आज वो हमारे हाथ में नहीं है, चल रही आजकल मंदोखेल साहब, हमारे हाथ में नहीं है। मैं ये कहता हूँ हमारी हुकूमत नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ 5 नवंबर को सिंध में, कराची में ज़मीनी इंतखाबात हुए थे,
वो वहां पीटीआई को पूरा पूरा उसके सिंबल पे हुआ, लेकिन हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं। हम कहते हैं कि निगरान हुकूमत को आगे इलेक्शन में भी को मौका देना चाहिए। चलिए वेरी क्विकली ज्ञानी साहब आप बता दें, अब आप लोगों की बाकायदा कैंपेन का आगाज हम कब से देखेंगे? जी देखिए, हमारी तैयारियां जी ज़ोरों शोर से जारी हैं। हमारी अभी जो कैंडिडेट्स हैं, हमने टिकट्स की एप्लीकेशंस इनवाइट की हुई हैं, तो लोग दरख्वास्तें टिकट के लिए जमा करा रहे हैं। वो उसकी डेडलाइन 20 तारीख तक लोग तारीख जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगी कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक इंटरव्यूज़ का अमल शुरू होगा और फिर एक भरपूर पब्लिक कैंपेन भी नज़र आएगी। इसके अलावा आपने ऑलरेडी देख लिया मामलात को, हमारी इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। इसके ऊपर हमारा हर कारकुन पुरजोश है, हर ओहदेदार पुरजोश है, और आप देखेंगे कि आगे वही नवाज शरीफ साहब ही इस कैंपेन को लीड करेंगे। आज भी अक्रॉस पाकिस्तान, ना सिर्फ पंजाब में, बट और क्या साहब आप लोगों को इस बात की उम्मीद है कि जब वो कागजात जमा कराएंगे तो उनकी नाअहली का मसला दरपेश नहीं आएगा उनको, और वो उससे भी निकल आएंगे इस मुसीबत से? जी इंशाल्लाह, ना सिर्फ ये बल्कि हम इंशाल्लाह पुरुम्मीद हैं कि अवाम की ज़ोर के ऊपर मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएगी और नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। और जो मुआशी तरक्की और खुशहाली का सफ़र 2017 में बेदर्दी से काटा गया था, उसको वहीं से रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह। और आगे जो इस मुल्क के मसाइल हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, जो नवाज शरीफ साहब की 21 अक्टूबर की तकरीर का भी महवर थे, वही हमारी तरजीह होगी। और उसी के हवाले से आपको एक आगे एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान भी नजर जी मंदोखेल साहब, आपने साबित किया है कि आपने हर सेगमेंट के अंदर नवाज शरीफ साहब के मुतालिक की बात की। इतनी बात खड़ा करते कराची से पता चल जाए आपको। चले आपने जो कराची के साथ किया है वो सबने देखा है, तो बहरहाल चले एक अच्छी मंजर कशी क्यानी साहब ने, लेकिन मंदोखेल साहब आप तोड़ते रहे सारे हमारे इस प्रोग्राम में। चले आप आजे वोट दे ले, आप जितना मर्जी नाराज हो मंदोखेल साहब, शेर एक बारी फेर, ठीक है कि नहीं? ये कह रहे हैं क्यानी साहब। तारीखी दिन है आज, ही ब्रेक के वक्त भी खत्म हो गया मेरे पास, लेकिन आज तारीखी दिन इस हवाले से है कि अतर साहब ने ये नारा रिपीट जरूर किया है क्यानी साहब का, जिस कॉन्टेक्स्ट में भी किया वो एक बात है। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी, बिलाल अजहर क्यानी साहब और कादिर मंदोखेल, आप तीनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे ये गुफ्तगू में गर्मा गर्मी मजीद लगता है बढ़ती जाएगी। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।